आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है आई शील्ड। ये आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। सेफ शॉप और जो न्यूटेक्स के बीच हम जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। आई जैसे इसका नाम है आई शील्ड, तो ये आईज के लिए प्रोडक्ट है। पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले फोटोज और वीडियोज के माध्यम से। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, इफ समवन कैन कंफर्म। यस यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस ट्रेनिंग सेशन, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी भी के कोई डाउट हो बीच में तो जस्ट आप अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एट द एंड ऑफ द सेशन हम एक एक डाउट्स लेंगे। अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग डोसेज या इंग्रेडिएंट या एनीथिंग, तो आप हम जो सेशन का एंड होगा उसमें सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। पर अगर बीच में भी आपके कोई डाउट्स हैं, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स ताकि वो आपको मिस ना हो और हम उन एंड में उनको कवर कर पाए। ठीक है, जस्ट सेकेंड, आई स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है ये है आई शील्ड। जैसे मैंने आपको बताया, इसके नाम से ही ये क्लियर है, ये अपनी आईज के लिए, जो हमारी आईज है, जो हमारी बॉडी का इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनकी हेल्थ के लिए और उनकी वेलनेस के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन हम एक स्टोरी की तरह लेंगे। तो मिस्टर अमित जी हैं, हम एक रैंडम पर्सन का नाम लेंगे, अमित जी के माध्यम से हम ये स्टोरी समझेंगे क्या क्या आईज में दिक्कतें आ सकती हैं और क्या वो प्रॉब्लम्स हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अमित जी एक 50 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर है, जो उन्हें हिंदी लिटरेचर पढ़ना, थोड़ी गार्डनिंग करना और लैंडस्केप पेंट करना, पेंटिंग उनको शौक है। तो ये जो शौक है, जैसे उनका लिटरेचर पढ़ना है या गार्डनिंग करना है या जो लैंडस्केप्स वो पेंटिंग करते हैं, ये क्या होता है, ये हाई फोकस विजुअल हॉबीज होती है। मतलब उनकी आईज बहुत परफेक्ट होनी चाहिए लिटरेचर के लिए या फिर पेंटिंग करने के लिए। तो जो उनका विजन होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उन्हें लग रहा था उनकी आईज एकदम परफेक्ट है, एकदम हेल्दी है, उनको अभी चश्मा नहीं लगा है, उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ही वॉज अम्यूजिंग, मेरी जो आईज है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। फिर उन्हें कुछ इनिशियल साइंस आने लगे। इनिशियल साइंस कैसे आने लगे? एक मॉर्निंग जब वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मॉर्निंग में से हम सबको आदत होती है मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना, उन्हें दिखा कि जब मैं पेज के सेंटर में देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ फॉगी, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है। और एक ग्रे कलर का पैच, मतलब मैं उस पॉइंट को क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को कुछ ब्लरी ब्लरी, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। इसमें उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि एजेस जो है, अगर मैं पेरिफेरल विजन से, मतलब इधर राइट साइड लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ नीचे देख रहा हूँ तो क्लियर दिख रहा है, पर सेंटर ऑफ आई, जो मेरी बीच की नजर है, उसमें कहीं ना कहीं उनको धुंधला दिखनाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्लिंकिंग स्टार्ट की, उन्होंने आंखें मलना स्टार्ट किया। फिर भी उनको क्लैरिटी नहीं आई, उनको विजन में जो एकदम शार्पनेस थी वो उनको नहीं मिली। और इसके साथ और भी कुछ रीजंस आने लगे, ये हम जनरली लाइफ में फेस करते हैं कि हम अपनी आइज थोड़ी ऐसे छोटी कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे। इवनिंग में हेडेक्स होने स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है ग्लासेस के जो नंबर होता है वो कहीं ना कहीं एवरी ईयर 0.5 या 1 से बढ़ रहा हो। कुछ मैसेज होता है तो हम एक बार चश्मा पहनते हैं या हम दूर से देखते हैं क्या लिखा है नहीं समझ आ रहा है। ठीक है। तो ये कुछ अर्ली साइंस होते हैं, ताकि जो आपकी आईज आपको बता रही होती हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, या जो परफेक्ट हेल्दी कंडीशन है आईज की वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। इसके लिए उन्होंने एक और चीज देखी कि जब वो अपनी बालकनी में जाते हैं, उनकी बालकनी में ग्रिल्स लगी हुई हैं, तो अपनी बालकनी में जब जाते हैं और ग्रिल्स को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि ग्रिल्स ऐसे मेरे को सीधी नहीं दिख रही हैं। ग्रिल्स कहीं ना कहीं ब्लरी हो रही हैं या ऐसे वेवी हो रही हैं। जो स्ट्रेट स्टील की या स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स थी वो उनको वेवी दिखाई दे रही हैं। ये एक टेस्ट भी होता है जिसे हम एम्सलर ग्रिड आई टेस्ट कहते हैं। ये जब आप कभी भी डॉक्टर्स पे जाते हैं, कुछ तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये टेस्ट भी करते हैं ताकि आपकी विजन की जो हेल्थ है, जो आई की हेल्थ है, उसको चेक कर पाए। तो अगर ये लाइंस कहीं आपको ब्लरी दिखाई दें या मूविंग करती हुई दिखाई दे, तो मतलब हमारी आइज की जो हेल्थ है वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, और कहीं ना कहीं अर्ली स्टेज ये स्टार्ट हो गई है कि मेरी आइज की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। तो अमित जी को भी ये लगा यार ये तो दिक्कत है, तो वो क्या किया, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए, आई डॉक्टर के पास गए कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ पहले तो नहीं होता था, ये अचानक से मेरे साथ क्या होना शुरू हुआ। तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंडेशन देने से पहले उनको पहले आई समझाई कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो काम कैसे करती है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर हम ये समझ पाएंगे हमारी आंख काम कैसे करती है, हमारी आंख के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे।
तो जो हमारी आई होती है, यहाँ एक डाइसेक्शन है आई का, आप देख पाए। तो जो हमारी आई होती है, इसको मैं सिंपल तरीके से अगर समझाऊं, ये आगे लेंस होता है, ये जो आप बीच में व्हाइट कलर का देख रहे हैं जहाँ मेरा माउस है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये हमारी आई का लेंस होता है। अब जितनी भी रेज होती हैं, हम जो भी लाइट होती है सराउंडिंग की, वो लाइट यहाँ से आती है, और लेंस की वजह से सारी लाइट यहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, ये रेटिना होता है। ये इसको आप एज अ फिल्म समझ लीजिए, जैसे पुराने कैमराज में फिल्म होती थी, कोडक के जो कैमरास आते थे कि सारी लाइट एक जगह फिल्म पे आ रही है। ऐसे ही हमारी जो आई की फिल्म होती है वो रेटिना होती है। रेटिना में अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं, जैसे आज के मॉडर्न कैमरा में फोन में सेंसर्स होते हैं, ऐसे ही रेटिना पे सेंसर्स होते हैं, कलर्स को, डेप्थ को, ब्राइटनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इस पूरे जो हमारी फिल्म होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, इस पे एक पॉइंट होता है जिसे हम मैक्युला कहते हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, जहां पे मैक्सिमम लाइट आके कंसंट्रेट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसंट्रेटेड पॉइंट होता है हमारे रेटिना पे, जहां पे मैक्सिमम लाइट आके कंसंट्रेट होती है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी मैक्युला होता है। और इसमें क्या होता है, रेटिना पे आप देख रहे हैं ये सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारी बॉडी में हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हमारे हर बॉडी पार्ट में ब्लड वेसल्स है। ऐसे ही हमारे आईज में भी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी आईज को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, वाटर, हमारी आईज आपने देखो नमी होती है, हमारी आईज में अंदर वाटर भरा होता है, फ्लूइड कहते हैं उसको। तो वो फ्लूइड भरा रहे उसके लिए वेन्स और आर्टरीज आ रही होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। ये मैं एक सेकंड इरेज कर दूं, सॉरी एक सेकंड। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो मैक्युला होता है, जो ये बीच का पॉइंट है मैक्युला, जिसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे सारी लाइट्स आके फोकस करती हैं, वो 90% ऑफ लाइट हमारी वहीं आती है। और वहीं से हमारा आई विजन जो है या आई हेल्थ है, वही डिसाइड करता है, वो स्पॉट डिसाइड करता है। और उसपे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज, इतना डीप में नहीं जाएंगे, रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, साइंटिफिक साइंटिफिक कह रहा हूँ, पिगमेंट्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, जो लाइट को, कलर को, डेप्थ को एनालाइज करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जिसे हम कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ देखिए, एक छोटा सा पॉइंट पे बहुत सारी लाइट कंसंट्रेट होती है, फैली हुई लाइट अंदर आती है, यहाँ पे कंसंट्रेट होती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्युला। और ये बहुत कंसंट्रेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आई का, और बहुत, इसी से हमारी विजन कंट्रोल होती है। ठीक है, इसी पे रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, लो लाइट सेंसर यहाँ होते हैं, जैसे हम अंधेरे में हमें 2 मिनट लगते हैं आईज को एडजस्ट होने में, तो यही एरिया एडजस्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब थ्रेड्स क्या है, हमने आई समझ ली, आई कैसे काम करता है, आई में लेंस होता है, अंदर वाटर होता है, और एक मैक्यूला पॉइंट होता है, और आर्टरीज आ रही होती हैं। ये हमने देखा कि आर्टरीज आ रही होती हैं जो ऑक्सीजन देती हैं आई को। ये हमने आई समझ ली। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं आईज के साथ? जो आज का मेजर इशू है, आज के टाइम पे जो मॉडर्न डिजिटलाइज वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इश्यूज क्या है? हम स्क्रीन से भरे हुए हैं, हमारी पूरी लाइफ स्क्रीन से भरी हुई है। हम मोबाइल पे हैं, हम कभी लैपटॉप पे हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं, हम इन सब चीज़ों में नहीं है, तब भी हमारी हर जगह स्क्रीन है, हर जगह टीवीज लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं। बाहर भी हम होते हैं, तो आप बसेस में देखिए स्क्रीन्स लगी होती हैं, मेट्रोज में स्क्रीन्स लगी होती हैं, हर जगह हम स्क्रीन से भरे पड़े हैं। और जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं आजकल, जो मॉडर्न स्क्रीन्स होती हैं, एलईडी स्क्रीन्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं ब्लू लाइट एमिट करती हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ब्लू लाइट फिल्टर ग्लास पहनिए, ब्लू लाइट फिल्टर खाई के लिए कुछ करना चाहिए। स्कैनर्स आते हैं, फिल्टर्स आते हैं, ग्लासेस आते हैं। ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि ब्लू लाइट कहीं ना कहीं हमारी आइज के लिए बहुत हार्मफुल होती है। स्मॉल क्वांटिटीज में कुछ हार्म नहीं करती, पर क्योंकि हम आज के ज़माने में स्मार्टफोन से, टैबलेट से, टीवी से इतने घिरे हुए हैं, तो वो लाइट की जो कंसंट्रेशन, जो इफेक्ट है ब्लू लाइट का, वो बहुत ज़्यादा हमारी आंखों में पड़ता है। तो ये क्या करती हैं, ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देती है हमारी आइज को। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? जो हमारी आइज जब ओवर एक्साइट होती है, मैं नॉर्मल स्टेज पे हूँ, मेरी आइज कंसंट्रेटेड है, मैं ज्यादा स्क्रीन यूज नहीं कर रहा, तो कंफर्टेबल है। पर मेरी आइज को फिर स्ट्रेस मिलने लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्लू लाइट आ रही है, तो उससे जो मेरे सेल्स होते हैं, वो सेल्स एक शेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरी आईज को फिर फटीग, मतलब थकने स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ब्लू लाइट पहनते हैं, तो जो मेरी आईज होती है वो कहीं ना कहीं फटीग, थकना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है
सोलर रेडिएशन डैमेज। जो लोग फील्ड पे ज्यादा हैं, आप देखेंगे जब बहुत ज्यादा धूप होती है, तो जो लोग ज्यादा धूप में घूमते हैं बिना सनग्लासेस के, या ये भी रिकमेंड किया जाता है सनग्लासेस पहनने चाहिए, पर बिना सनग्लासेस के जो लोग धूप में घूमते हैं, तो उससे भी क्या होता है, ज्यादा धूप, उसमें यूवी रेज होती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, जो हमारी आइज के टिश्यूज होते हैं उसको कहीं ना कहीं डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, और उसकी जो एजिंग है वो नॉर्मल से फास्ट कर देती है। आज आप देख रहे हैं 20s की एज में, अर्ली 30s की एज में ही लोगों को चश्मा स्टार्ट हो जाता है। जो आज से अगर मैं 50 साल पहले बात कहूँ, चश्मा ओनली वॉज फॉर जो 50, 60, 70s की एज में थे। पर आजकल देखें, चश्मे की नीड में 20s में ही, 30s में, मैं और जल्दी जाऊं तो आजकल हम नई जनरेशन भी देख रहे हैं, 10 साल 12 साल बच्चों को भी चश्मा कहीं ना कहीं उनको जरूरत है अपनी विजन परफेक्ट करने के लिए। तो ये डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, जो यूवी रेज, जो हमारा पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट में, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है हमारी आइज को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा नॉर्मल सेल है, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, ब्लू लाइट, और कहीं ना कहीं ये सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, उसकी वजह से मेरी जो सेल है उस पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गया। और स्ट्रेस आने के बाद आप देख देखिए, सेल मर भी सकते हैं, सेल की डेथ भी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं, सेल जो हेल्दी कंडीशन में ये पूरा बड़ा राउंड सेल था, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से, जो रेडिकल्स हैं, पॉल्यूशन है एयर में, ब्लू लाइट है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डेथ हो गई सेल की। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो आईज है उसको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में डिग्रेड करता है। और जब ये सारी चीजें तो एक नॉर्मल है, ब्लू लाइट हो गई, सोलर रेडिएशन हो गया, फ्री रेडिकल्स हो गए, पॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा भी एक जनरल एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरल, जैसे हमारा बॉडी है वो एज के साथ कहीं ना कहीं वीक होता है, बाल सफेद होते हैं, स्किन पर रिंकल्स आते हैं, नाखून ब्रिटल होते हैं, ये नॉर्मल एज प्रोसेस है। जब हमारी बॉडी एज करती है तो ये प्रोसेस बॉडी में आएंगे ही आएंगे, उसको हम रोक नहीं सकते। ऐसे ही जब एज के साथ ही हमारा जो मैकुलर है, मैकुलर हमने आपको बताया था क्या था, जो एक छोटा सा पॉइंट है आई पे, जब ज्यादा लाइट कंसंट्रेट होती है, वो पॉइंट कहीं ना कहीं एज के साथ डिग्रेड होगा ही होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते। पर हमारा जो मेन फोकस रहता है, ये एज के साथ जनरली प्रोसेस हो, मतलब 60, 70, 80 की उम्र में जाके हो, पर आज की डेट में वो जल्दी हो रहा है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डिग्रेडेशन कहते हैं, कि मेरा मैकुलर डिग्रेड हो रहा है। जो विजन लॉस है, अगर 55 के बाद किसी को भी कोई विजन लॉस होता है, तो उसका जो मेन कॉज होता है वो एएमडी होता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। ये क्या करता है, धीरे धीरे जो सेंटर स्टाफ विजन होती है उसको अफेक्ट करता है, और जो पेरिफेरल विजन, जो साइड की विजन होती है, उसको ठीक रहने देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेन पॉइंट है बीच का। तो मैं सेंटर में कहीं देखूंगा तो मेरे को धुंधला धुंधला दिखाई देगा, पर मैं आसपास की चीजें देखूंगा तो मेरे को क्लियर दिखाई देंगी। मतलब मैं साइड में कोने की आंख से देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, ठीक दिखेगा। पर अगर मैं सेंटर में कुछ देख रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगेगा कि वो क्लियर नहीं है, उसमें ब्लर है, उसमें कोई ग्रे पैच जैसा मेरे को दिख रहा है। ये इश्यूज आते हैं। और इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, या ये जो मैकुलर डिजेनरेशन है इसको लेट आई, हमारी बॉडी में जल्दी ना आए, उसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन लेने की जरूरत होती है, जो इसको लेट लाएगा। ऐसा तो ये आएगा, मैकुला एज के साथ कमजोर होगा ही होगा, पर हम उस जो कमजोरी है उसको डिले कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ में अर्ली ना आके लेट आए, या हम जितना लेट कर सके, और वो डिग्रेडेशन हो तो कम डिग्रेडेशन हो, बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है। जो एएमडी के केसेस होते हैं, जो मैकुलर डीजनरेशन होता है, उसमें जो 90% केसेस होते हैं, उसका मेन इफेक्ट क्या होता है, कि हमारी आईज के आसपास येलो वेस्ट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में ड्रूसन कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो वेस्ट होता है ये कहीं ना कहीं हमारी आइस के ऊपर ही, जो आइस की लेयर है, जो हमारा लेंस है, उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है तो ये हमारी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या होगा, मेरी आइस को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। तभी हमारी बॉडी, देखिए, कुछ चीजें खुद से हमारे, कहते हैं आंखें हम मलना स्टार्ट कर देते हैं। आंखें हम क्यों मलते हैं, ताकि अगर कुछ गंदगी है वो निकल जाए, वो रब हो जाए। ये हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, पर उसके पीछे हमें समझना है हम आंखें क्यों मल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आंखों पे एक वेस्ट डिपॉजिट आ गया है, जिसे हम ड्रूसन कहते हैं। और ये मेरी आंख को ऑक्सीजन नहीं मिलने दे रहा है, मेरी आंख को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको रोक रहा है। एएमटी की वजह से और क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, मैंने आपको बताया ये हमारे रेटिना में सारी ब्लड वेसल्स हैं, जो रेड और ब्लू वेसल्स देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं वीक होने लग जाती हैं। ये कहीं ना कहीं वीक होंगी तो हमारी जो ब्लड की सप्लाई है वो भी वीक हो जाएगी।
ऑक्सीजन आती है ब्लड से। तो ब्लड सप्लाई ही वीक है तो आईज में ऑक्सीजन भी कम होगी। इससे क्या हो सकता है, अगर ये कहीं ना कहीं वीक है तो इसमें स्वेलिंग भी आ सकती है। कभी ना कभी आपने आंख में देखा होगा, एक अलग से नर्व लाल हो जाती है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। वो कहीं ना कहीं क्या है, ये नर्व्स की स्वेलिंग हो गई। हमारी आंखों की जो नर्व्स हैं वो स्वेल हो गई। तो उससे क्या होता है, रेडनेस आ सकती है आईज में, सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, ये सारे इश्यूज आते हैं। अब इन सारी चीजों के लिए एक स्टडी हुई, जिस स्टडी का नाम है AREDS। AREDS का फुल फॉर्म है एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी। ये नेशनल आई इंस्टीट्यूट जो यूएस में है, उन्होंने एक स्टडी की। ये बहुत लंबी स्टडी थी, हमें टाइमलाइन पे कितने सालों की स्टडी थी। एक स्टडी की जिसमें आपका नेशनल आई इंस्टीट्यूट ने स्टडी की, AREDS, एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी। इन्होंने उन्होंने क्या किया, इन्होंने चेक किया कि अगर हम कोई टारगेटेड न्यूट्रिशन देंगे, कोई स्पेसिफिक वाइटामिन देंगे या कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन देंगे, तो क्या वो आइस को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये स्टडी का मेन मोटो था कि हम इसको चेक करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या चेक किया, ये स्टडी में जो उन्होंने पहला फॉर्मूला निकाला कि स्टडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन्होंने निकाला कि बीटा कैरोटीन होना चाहिए। ये एक कंपाउंड होता है जो हमारे टोमेटोज में होता है, उसमें होना चाहिए। तो ये 15 mg क्लिनिकल डोज में निकाली कि पर डे 15 mg पेशेंट को अगर बीटा कैरोटीन मिलेगा तो उसका विजुअल पिगमेंट, जो मैंने आपको बताया जो सेंसर्स होते हैं आइस के, उसको सपोर्ट करेगा। विटामिन सी और ई खाना चाहिए। विटामिन सी कितना, 500 mg, विटामिन ई 400 IU, ताकि ये आइस में जो फ्री रेडिकल, जो टिश्यू पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है, पॉल्यूशन, ब्लू लाइज, यूवी सन रेज, उसको कहीं ना कहीं कम करेगा। और जिंक ऑक्साइड खाना चाहिए, कितना, 80 mg, जो मेरी आइस के एंजाइम्स हैं उनको कहीं कहीं ना कहीं एक्टिवेट रखेगा। ये थी फर्स्ट स्टडी, जो पहला स्टडी हुआ। इसमें उनको क्या पता लगा, जब ये स्टडी हुई तो उन्होंने पेशेंट्स में क्या देखा, अगर कोई स्मोकर है और वो ये तीनों चीजें ले रहा है, तो उन्होंने क्या देखा, जो बीटा कैरोटीन होता है वो स्मोकर्स में लंग कैंसर के चांसेस डबल कर देता है। ये उन्होंने स्टडी में पाया कि अगर कोई बीटा कैरोटीन नॉर्मल पर्सन ले रहा है तो ठीक है, पर अगर कोई स्मोकर ले रहा है तो मान लो उसके कैंसर होने के चांसेस से 10% है, वो 10 से 20 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जितना भी परसेंट चांस होगा वो कहीं ना कहीं डबल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा अब ये कहीं ना कहीं कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है, तो हम बीटा कैरोटीन तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने फिर आगे स्टार्ट किया कि हम एक नई स्टडी करते हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया AREDS 2, एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी 2। उन्होंने सोच फाइंड करने का ट्राई किया कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हम देख सकते हैं और वो हर पॉपुलेशन ले सके। अगर बीटा कैरोटीन स्मोकर्स को दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं कैंसर में और ज्यादा प्रमोट करेगा। तो मेरे को कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल ढूंढना पड़ेगा जो सबके लिए सेफ हो, वो स्मोक करता हो ना करता हो, ड्रिंक करता हो, कोई भी एज हो, उनके लिए सेफ हो। तो उन्होंने स्टडी स्टार्ट की। ये मैंने आपको जैसे बताया, ये 2001 में स्टडी स्टार्ट हुई थी कि ये जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है। 2006 में दोबारा स्टडी है टू, AREDS स्टडी 2 स्टार्ट हुई, जब उन्होंने स्मोकर्स का जो रिस्क देखा उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए ट्राई किया। तो ये 2006 में जो स्टडी स्टार्ट हुई वो 2013 में वो स्टडी खत्म हुई, कि उन्होंने कंफर्म किया कि हम ल्यूटिन और जियाजेंथिन नामक जो पदार्थ हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको रिप्लेस करेंगे, जो बीटा कैरोटीन हम डाल रहे थे उससे हटा देंगे। तो आज की डाइट में ये जो AREDS स्टडी है, ये एक क्लिनिकली गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो एक स्टैंडर्ड की तरह यूज होती है। इस स्टडी के ही बेसिस पे सारे जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है या कुछ सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाए जाते हैं, वो इस स्टडी के बेस पे ही बनाए जाते हैं कि क्या डालना है और कितना डालना है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आई जगनी प्रिवेंट करनी है तो कितना मॉलिक्यूल डालना चाहिए और क्या कंसेंट्रेशन में डालना चाहिए। ठीक है। तो इस स्टडी ने टू जो स्टडी थी, AREDS स्टडी जो 2 थी, उन्होंने क्या देखा कि बीटा कैरोटीन हटा दिया ताकि सबके लिए सेफ हो, और उसकी जगह ल्यूटिन और जियाजेंथिन जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड किए। इस स्टडी ने क्या, अब इस स्टडी के रिजल्ट्स क्या थे, इस स्टडी के जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये लेने के बाद कहीं ना कहीं जो AMD का प्रोग्रेशन है, जो मैकुलर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, जो मेरा मैकुला कहीं ना कहीं एज के साथ डिग्रेड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं 25% से वो रिस्क कम हो जाएगा, या 25% वो डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब इसमें है क्या क्या, ये तो हमने समझ लिया, ये स्टडी हुई। अब हमने जो इस स्टडी ने क्या क्या पाया कि क्या क्या होना चाहिए, तो अमित जी ने जो फिर ये सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया उसमें क्या क्या था और ये कैसे हेल्प करता है। सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है ल्यूटिन। ल्यूटिन क्या होता है, ल्यूटिन काम करता है एज इंटरनल सनग्लासेस।
इंटरनल सनग्लासेस आप नाम से ही समझ जाएंगे, सनग्लास आईज को एक शील्ड बना के देता है। ये मिलता कहाँ से है? ये एक कैरोटेनॉइड होता है, एक क्लास ऑफ केमिकल्स होती है। ये मिलता कहाँ से है? ये जो इंडियन मैरीगोल्ड, गेंदा जिसे हम सब जानते हैं, गेंदे का फूल होता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक केमिकल जिसका नाम ल्यूटिन होता है। ये क्या करता है? ये फिजिकली ल्यूटिन क्या करता है, ये जो हमारा मैक्यूला होता है उसके एजेस पे डिपॉजिट हो जाता है। एजेस पे डिपॉजिट होके ये मैक्यूला के ऊपर एक लेयर बना देता है, जो कहीं ना कहीं ब्लू लाइट को कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या करे? सेव सेंसिटिव सेंट्रल रिसेप्टर फ्रॉम ग्लेयर स्ट्रेस। हम जो स्क्रीन देखते रहते हैं, मैं लैपटॉप देख रहा हूँ या फोन देख रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसको कहीं ना कहीं ये ब्लॉक, सनग्लासेस की तरह ब्लॉक कर देगा, जो ल्यूटिन पिगमेंट है। फिर ल्यूटिन के बाद इसमें एक जो दूसरा इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है जियाजांथिन। जियाजांथिन क्या करेगा? जियाजांथिन जो मेरा मैक्यूला है, जो ये बीच वाला पॉइंट आप जहाँ ये ब्लू सर्कल देख रहे हैं, जो मैं जिसको मैक्यूला कह रहा हूँ, ये इसको गार्ड करेगा। कैसे गार्ड करेगा? ये उसको शील्ड बनाएगा। जैसे ल्यूटिन है, ल्यूटिन भी एक शील्ड बनाता था, मैंने आपको बताया, जो ब्लू लाइट से बचाएगा। ये भी उस मैक्यूला के ऊपर एक शील्ड बनाएगा, जो क्या करेगा? इसको और स्ट्रेंथन करेगा। स्ट्रेंथन करेगा तो जो किसी को दिक्कत आ रही थी कि सेंटर में नहीं दिख रहा, ब्लरी विजन है, या फिर कुछ ग्रे पैच जैसा आईज में दिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो इंप्रूव करेगा और वो कहीं ना कहीं उसको रिमूव करेगा। तो ये क्या करेगा? रिड्यूसेस विजुअल ब्लर, और जो ब्राइट सन से एक्सपोजर में आईज में दिक्कत होती है उसको कहीं ना कहीं रिकवरी में हेल्प करेगा। और हेलोज, हेलोज का मतलब होता है कहीं ना कहीं मेरे को धुंधला या मेरे को अजीब सा दिखाई दे रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम करेगा। थर्ड इसमें डाला गया है बिलबेरी। बिलबेरी एक बेरी होती है, ये इंडिया में नहीं होती है, या तो यूएस से आती है या कुछ सदर्न यूएस कंट्रीज में मतलब अमेरिकन कंट्रीज में, जैसे ब्राजील हो गया, चिले हो गया, वहां से आती है। तो इसमें क्या होता है? ब्लूबेरी का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। इसमें एक केमिकल होता है एंथ्रोसायनिन्स। ये क्या करते हैं? ये स्पेसिफिकली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, मैंने जो आपको इस फोटो में ब्लड वेसल्स दिखाई, ये कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि जो मेरा ऑक्सीजन का सप्लाई है आईज में वो कहीं ना कहीं हाई रहे। और कहीं ना कहीं जो उनमें इन्फ्लामेशन हो गई, मेरे को रेड आईज हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ये नर्व्स मोटी हो गई, उनको कहीं ना कहीं हेल्दी रखता है, बैलेंस में रखता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और मेरी आइस को पूरा नरिशमेंट, मतलब जो आइस को नरिश चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो पूरा मिले। ताकि अगर मेरी लॉन्ग स्क्रीन रीडिंग है, मैं स्क्रीन पे बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, उसको भी कहीं ना कहीं ये एग्जॉशन से बचाए, थकने से बचाए। ये एंथ्रोसाइनिन्स का ही थोड़ा एक्शन है कि वो कैसे काम करते हैं। बिलबेरी पे ही हम आगे फोकस कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? जो वॉल्स हैं, कैपिलरी वॉल्स हैं, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करता है। जो माइक्रो लीक्स, माइक्रो लीक्स में आपको समझाऊं, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को वाटरी आइज की इशू होता है, आईज में वाटर ज्यादा होने लग जाता है, लीक होने लग जाती है, यहाँ आंसू आने लग जाते हैं, यहाँ गीला गीला महसूस होने लगता है। ये काफी लोगों को कुछ इशू होता है। तो इससे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहीं ना कहीं लीक हो रही है, उनमें माइक्रो लीक्स हैं। जो वाटर कंसेंट्रेशन मेरी आइस के अंदर है वो बढ़ रहा है। अब आइस के अंदर प्रेशर होता है, वो प्रेशर मेंटेन होना होता है। अगर कहीं वो प्रेशर बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो आइस उसको ड्रेन करना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको वाटरी आइज एक इशू होता है। और कहीं ना कहीं अगर वो आप दूसरा, इसका मैं अपोजिट समझाता हूँ, ये तो वाटरी आइज हो गया। काफी लोगों को ड्राई आइज का भी इशू होता है, आइज काफी ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी होती है, उसमें डॉक्टर कहीं पे कहीं जो आई ड्रॉप्स भी रिकमेंड करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मेरी ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो गई। उन ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ कि जो मेरा वाटर कंसेंट्रेशन, जो प्रेशर है वो कम हो गया। तो जो प्रेशर होना चाहिए, जो वाटर की वॉल्यूम होनी चाहिए, वो कम हो गई। वो कम हो गई तो ड्राई आइज का इशू आता है। तो इन दोनों एरिया में ये जो क्या करता है, एंथ्रोसाइनिन्स होते हैं, जो बिलबेरी होता है, वो इन ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि माइक्रो लीक्स ना हो, ऑक्सीजन मिलती रहे आइस को, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, और जो फटीग है और जो जो मसल रिकवरी है, जो मेरी आइस थक के हुई है, वो कहीं ना कहीं उसको बेटर करे। फिर उसमें कुछ वाइटामिन भी डाले गए हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन इसमें डाला गया है वो विटामिन ए। विटामिन ए को हम रोडोप्सिन भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये जो हमारा पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन से नोड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? सेंसर्स की तरह होते हैं, जो कलर्स में डिफरेंशिएट करते हैं, ब्राइटनेस में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हमारा कैमरा होता है, उसमें सेंसर्स होते हैं, ऐसे ही रॉड्स एंड कोन्स हमारे आईज में सेंसर्स होते हैं। तो ये विटामिन ए क्या करता है? ये जो उन सेंसर्स है, उन सेंसर्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये क्या करेगा? जो लो लाइट एनवायरनमेंट से मेरी विजन है उनको एनहांस करने में हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आइस को मॉइस्ट करने में हेल्प करेगा। और डेफिशिएंसी, अगर ये विटामिन ए की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आपने समाज में कुछ लोगों को देखा होगा, अंधेरे में उनको दिखाई नहीं देता।
तो ये कहीं ना कहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर उनके न्यूट्रिशन बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी डेफिशिएंसी तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कि बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें अंधेरे में दिखाई ना दे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है। सेकंड इसमें जो डाला गया है उसमें विटामिन सी डाला गया है। विटामिन सी क्या करेगा? विटामिन सी का एक एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको बताया आइस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, जो पॉल्यूशन है हवा में, वो मेरी आइस को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, फ्री रेडिकल्स है वो आइस को डैमेज कर रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। सेकंड ये क्या करेगा? जो विटामिन ई है, मेरी बॉडी में विटामिन ई होता है, उसको भी एक्टिवली रिसाइकिल करता रहता है। वो यूज हुआ, वो तो अपने सेकंड मेटाबोलाइट फॉर्म में बन गया, उसको भी कहीं ना कहीं वापस रिसाइकिल करता है। मतलब विटामिन ई के बैलेंस को मेंटेन करने में विटामिन सी हेल्प करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है। फिर इसमें विटामिन ई भी डाला गया है। विटामिन ई क्या करता है? ये डायरेक्टली जो हाईलाइट एक्सपोजर होता है उसको कहीं ना कहीं कम करता है। ये कहाँ से? जैसे मैंने आपको बताया, ये सी कहाँ से आता है? सी आंवला से आता है। और ई कहाँ होता है? ई आलमंड से आता है। अब आप देखिए, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैं एक जनरल क्वेरी मेरे को जो मिलती है, सर हम आंवला भी खाते हैं, हम बादाम भी खाते हैं, हम तो ये बिलबेरी भी खा लेंगे, तो इस प्रोडक्ट की क्या नीड है? अब देखिए, जो इन प्रोडक्ट्स में डाला गया है वो एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, स्पेसिफिक उनके जो एक्सट्रैक्ट होता है, पोटेंट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वो डाले जाते हैं, या स्पेसिफिक विटामिन निकाल के डाला जाता है। तो उससे क्या होता है? जो उसकी डोज होती है वो कम डोज में आपको ज्यादा इफेक्ट देगा। मैं एक जनरली एक पॉइंट बोलता हूँ, जो हमारा एक कैल्शियम होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, पर मैं कैल्शियम के लिए बताना चाहूंगा। जो एक नॉर्मल कैल्शियम होता है 500 mg की, हम जो नॉर्मल कैल्शियम की गोली खाते हैं, उतना कैल्शियम लेने के लिए मेरे को रोज 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा। एक जनरल मैं वो बता रहा हूँ, आज की डेट में कोई उतना नहीं पी सकता है कि मेरे को रोज मैं 2 लीटर दूध पी जाऊं। तो जितना विटामिन ई, विटामिन सी ये डाला गया है, उतना आंवला या उतना बादाम आप रोज नहीं खा सकते। पर उतना विटामिन या उतना वो आपको बॉडी डेली रिक्वायरमेंट की नीड है। ठीक है? तो विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई क्या करता है? हमारा जो एजिंग प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं स्लो करता है। हमारी जो फैटी सेल्स मेम्ब्रेन्स है आइस की, उसको कहीं ना कहीं वहां से डिपॉजिट होके और हाईलाइट एक्सपोजर में कहीं ना कहीं मेरी सेल के स्ट्रक्चर को बचाता है, मरने से बचाता है। मैंने आपको पीछे दिखाया था, अगर मेरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होगा तो मेरा सेल ऐसे हेल्दी से मर सकता है। तो विटामिन ई भी कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है? फिर इसमें डाला गया है जिंक। मिनरल्स, जो हमने पहले विटामिन्स देखे, अब इसमें मिनरल्स भी डाले गए हैं। पहला मिनरल जो इसमें डाला गया है वो जिंक डाला गया है। जिंक को हम कैसे समझेंगे? ट्रांसपोर्ट ट्रक की तरह समझेंगे। जिंक क्या होता है? एक ट्रक की तरह, एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। जो क्या करता है? विटामिन ई जो मेरे लिवर में स्टोर है, मैंने विटामिन ए खा लिया, मैंने ओरली विटामिन ए खाया, वो मेरे पेट में गया, एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, वो मेरे लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा। पर अगर मेरी बॉडी में जिंक की कमी होगी तो विटामिन ए वो लिवर में ही बैठा रहेगा, वो लिवर से मेरी आई तक आएगा ही नहीं। तो जिंक क्या करता है? जिंक एक ट्रांसपोर्ट ट्रक की तरह बात करता है, काम करता है। जो मेरे लिवर से विटामिन ए जो वहां स्टोर हो गया, क्योंकि मैंने तो ओरली खाया, मैंने सीधा आंख में विटामिन ए तो डाला नहीं, मैंने ओरली खाया, तो कहीं ना कहीं मेरे लिवर से उसको ट्रक की तरह जिंक ए को उठा के मेरे आई में लेके जाता है। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर पिगमेंट शीट की तरह मेंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। और ये नेचुरली भी मिल सकता है, कैश्यू, सीड्स, बीन्स, इन सब में होता है, पर जैसे मैंने आपको बताया वो कंसंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा खानी पड़ेगी। मैं इनके जनरल एक सोर्स बता रहा हूँ आपको। जिंक एक चीज और करता है, जो मिलानिन पिगमेंट्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा? जो मेरी बैक वॉल होगी, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे येलो वाला लेयर देख रहे हैं जिसको मैंने आपको रेटिना कहा, इसको कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, ताकि जो शार्प विजन है वो कहीं ना कहीं वापस आए, कहीं ब्लरी विजन है उसको रोके, और कहीं ना कहीं जो लाइट बाउंस इधर उधर होती है, जो मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है एकदम से, मेरे को आंखें फोकस करनी पड़ती है, मैं आंखें ऐसे छोटी करके देखता हूँ कि मेरे को ठीक से दिखा, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है। फिर इसमें कॉपर डाला गया है, एक और मिनरल, जैसे जिंक मैंने बताया, उसके अलावा इसमें कॉपर डाला गया है। क्यों डाला गया है? ये बस इसलिए डाला गया है कि जब भी हम जिंक लेते हैं, मैंने आपको बताया जिंक क्यों ले रहे हैं, कि विटामिन ए ठीक से पहुंचे, इसलिए मैंने जिंक लिया। पर अगर मेरी बॉडी में जिंक कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ तो मेरी बॉडी में कॉपर कम होने लग जाता है। ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, मेरे डाइजेशन में हेल्प करेगा, मेरे कॉपर और भी कहीं बॉडी में काम करता है। जो एंटीबायोटिक इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के, जो इंटरनल इफेक्ट्स होते हैं, जो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इम्यूनिटी होती है, उसमें कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं जिंक लूंगा तो कहीं ना कहीं कॉपर मेरी बॉडी में कम होने लग जाता है। तो वो कॉपर कम ना हो इसलिए इसमें फिर कॉपर भी डाला गया है। ठीक है? तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स थे।
अब ये अमित जी ने समझ लिया कि अमित जी ने ये डॉक्टर समझाई आई काम कैसे करती है, आई में इश्यूज क्या आते हैं और आई के लिए क्या क्या लेना चाहिए। अब उसको लेना कैसे है। जो हमारा डोसेज है, जो ये हमारा आई शील्ड कैप्सूल है, इसका डोसेज क्या है। ये इसका डोसेज है 1 कैप्सूल डेली। इसकी जो आप पैक भी देखें तो इसमें 90 कैप्सूल्स हैं, वो आपका 1.5 महीने का डोज है। 3 महीने का, सॉरी, 3 महीने का डोज है। आपको रोज 1 कैप्सूल लेना है बस। सिंपल कैप्सूल है, आपको पानी के साथ इसको 1 बोतल लेना है। जो ये इसमें फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जो ल्यूटिन, जियाजेंथिन और ये विटामिन ए और ई होते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फैट सोल्युबल होते हैं। तो हमें ट्राई करना है हम इसको सिर्फ खाली पेट या पानी के साथ ना लें। हम इसको किसी मील के बाद लें, कोई भी मील जिसमें फैट हो। आप अगर सुबह नाश्ता करते हैं तो उसमें कोई घी वाली चीज हो। फैट किससे होता है, दूध होता है, दही होता है, मक्खन होता है, घी होता है। ये कहीं कुछ फैट वाली चीजें होती हैं। तो अगर हम हमारे खाने में कहीं ना कोई फैट खाने के बाद लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगा। तो इसको जो जनरली रिकमेंड किया जाता है वो एक सॉलिड मील। आपकी दिन की कोई भी अगर जो एक सॉलिड मील हो। सॉलिड मील किसी लोगों की ब्रेकफास्ट होती है, कुछ लोगों का लंच होता है, कुछ लोगों का डिनर होता है। ये जो एक मेन मील होती है, कोई लोग ब्रेकफास्ट लाइट करते हैं, लंच हैवी, डिनर लाइट, तो इनका मेन मील हो गया लंच। कुछ लोग ब्रेकफास्ट लंच लाइट होता है, डिनर हैवी होता है, तो मेन मील डिनर हो गया। कुछ लोग ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं, लंच डिनर लाइट करते हैं, तो मेन मील ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये आपके ऊपर डिसाइड है कि आपका मेन मील कौन सा है, जब आपका सबसे हैवी मील होता है। और उसी हैवी मील में आपके कुछ फैट होना चाहिए। फैट मतलब रोटी पे घी हो, कुछ दही हो, दूध हो, या कुछ आपका मक्खन हो। ये कुछ फैटी उस मील में होना चाहिए, ताकि अगर उस फैटी मील के बाद लेंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन है, जो ल्यूटेन, जेसेंथिन, विटामिन ए, विटामिन ई है, इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। आप प्लेन पानी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं बॉडी में कम रहेगा। पर अगर आप मील के बाद लेंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो। अब देखिए यहाँ भी लिखा है अगर आप कैप्सूल एम्प्टी स्टमक में लेंगे तो वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे, उतने अच्छे से भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट लंच जो भी आपका आइडियल डोज है, आइडियल आपका मेन मील होता है, उसके बाद आप इसको लें। ठीक है। एकदम बेड टाइम से पहले लेना इसको अवॉइड कीजिए, तो कि डाइजेशन उस टाइम पे जब हम सो रहे होते हैं डाइजेशन स्लो होता है, तो ये मिनरल अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको ये एकदम सोने से पहले लेंगे तो कहीं ना कहीं इंसान नींद ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो बेस्ट रहेगा डिनर के बाद भी अगर ले रहे हैं तो एक ऐसा कीजिए कि एक डिनर के बाद थोड़ा गैप रखिए, आधा घंटा पौना घंटे का सोने में गैप होना चाहिए। ये नहीं सोने से पहले बेड पे बैठे बैठे ले ली और सो गए, उसमें कहीं ना कहीं ये नहीं करना है। ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ भी हम, क्योंकि जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स में आते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को मॉडिफाई करते हैं। तो उसमें हमें इनका ध्यान भी रखना है कि हमें इन्हें लेना कैसे है। हमें दो नहीं लेने, ओवरडोज नहीं करनी, हमें एक ही लेना है। उसको कैसे लेना है, फैट के साथ लेना है, क्योंकि अगर बिना फैट खाने के लूंगा तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। सोने से पहले नहीं लेना है, क्योंकि फिर एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी या हो सकता है नींद ना आए। तो कहीं ना कहीं हमें गैप्स रखने हैं। देखिए एक में कि ये कंपैरिजन भी दिया गया है। अगर आप ये आई शील्ड कैप्सूल फैट्स के साथ लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन 95% होगा। पर अगर आप ये सिर्फ पानी के साथ लेंगे तो ये सिर्फ 25% रहेगा। कोई खाली पेट से पानी के साथ ले रहे हैं तो ये एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। आप इतने अपना वैल्यूबल मनी खर्च कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, पर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसको हमेशा फैट्स के साथ लें। एक ये फिर और इस पे स्टडी हुई थी, जैसे ही जो टाइमलाइन जो इसकी होती है, आप ये देखिए जो पिगमेंट है, जो हमारा ल्यूटिन, जियाजेंथिन, मैंने आपको बताया लेयर बनाते हैं। तो इन लेयर बनने में कितना टाइम लगता है, डे वन ये बेस लाइन है। आप ये देखिए तकरीबन 12 हफ्ते के बाद ये एक जो बढ़िया बैरियर जो मेरा सनग्लास बनता है, वो कहीं ना कहीं उसको बनने में 12 हफ्ते लगते हैं। 12 हफ्ते कहीं ना कहीं 3 महीने हो गए। इसीलिए इसकी डोज 90 कैप्सूल 3 महीने की गई है। जो इसकी डोज भी होती है, आप पूछ सकते हैं कि यार ये 30 कैप्सूल्स की क्यों नहीं है, 60 कैप्सूल्स की क्यों नहीं है, 45 क्यों, 90 ही क्यों है, ये 90 के अलावा 120 क्यों नहीं है, 4 महीने की डोज क्यों नहीं है, 90 ही क्यों है। 90 का रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरा बैरियर बनने में 12 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद वो बैरियर आपको रेगुलर इसको लेना है ताकि वो बैरियर कंटिन्यू रहे। इससे क्या होगा, देखिए 12 हफ्ते लगे इसको पूरा ऊपर जाने में, और कहीं ना कहीं मेरी डेफिशिएंसी होगी तो और 12 हफ्ते लगेंगे इसको नीचे आने में, एकदम से जीरो नहीं हो जाएगा। पर अगर मैं इसको रेगुलर डोज में रखूंगा तो मेरा जो बैरियर है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा, हेल्दी लाइन, बेस लाइन बना के रखेगा। इसमें हमें और क्या सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे मैंने आपको बताई हेल्थ के सप्लीमेंट है।
पहला है कि जिंक हमें कभी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, जैसे मैंने आपको बताया, इसको खाली पेट ना लें, एक तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और कहीं ना कहीं जिंक अगर हम एम्प्टी स्टमक लेंगे तो ये कहीं इरिटेशन, एसिडिटी टाइप कुछ कर सकता है। हमेशा खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट इसको नहीं लेना है, खाने के बाद ही लेना है। अगर आप कोई एंटी कोगुलेंट जैसे वॉरफेरिन या एस्पिरिन, जिन लोगों को कोई हार्ट के इशू है और ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से पहले एक बार जरूर कंसल्ट करें कि मैं ये विटामिन ई लूं ना लूं, कितनी डोज में लूं। क्योंकि मेरा एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि जब भी आप कोई मेडिकेशन ले रहे होते हैं रेगुलर डॉक्टर विजिट वाली, आपको मान लीजिए टचवुड कुछ ना हो, पर अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज है, बीपी की इशू है, थायराइड है, और भी कोई इशू है, कोई भी इशू है जिसके लिए वो रेगुलर डॉक्टर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रही है उनको, तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपना ये जो प्रोडक्ट है, या तो डॉक्टर से आपको, मैंने सुना है कि डॉक्टर्स मना करते हैं यार ये ब्रांड मत लो, ये ब्रांड लो, ये आता है फील्ड में, मैंने ये इशू सुने हैं। तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर मैं ये लुटिन या जेंथिन या विटामिन ई ले रहा हूँ, तो मेरी इन दवाइयों के साथ इशू तो नहीं है? ये आपको पूछना है। इसका रीजन क्या है? डॉक्टर्स जब भी आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें सिर्फ आपकी हार्ट की, बीपी की, थायराइड की दवाई नहीं होती, उसमें भी वाइटामिन मिनरल्स डॉक्टर्स ऐड करते हैं, जरूर ऐड होता है। अगर मैं डॉक्टर्स के वाइटामिन मिनरल्स भी ले रहा हूँ, मैं खुद से भी वाइटामिन मिनरल्स ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो ओवरडोज ना हो, जो स्टैंडर्ड डे की लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं एक विटामिन की गोली यहाँ भी ले ली, एक विटामिन की गोली यहाँ भी ले ली, तो हो सकता है वो डबल हो जाए, डबल डोज हो जाए। ओवरडोज किसी भी चीज की, अगर हम पानी भी पीते हैं, बहुत ज्यादा पानी भी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो कहीं ना कहीं मैं किसी भी चीज की ओवरडोज ले रहा हूँ, मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये हमें, इसलिए मैं हर जगह रिकमेंड करता हूँ। अभी लास्ट हमारा एक हफ्ता, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते हमारे लगे थे, हमने सारे प्रोडक्ट डिटेल किया, और मेरे को जो मीटिंग्स में, जो हम आपके ही एक लीडर हैं मिस्टर माधव सिंह जी, उन्हीं की मीटिंग्स में मैंने ये काफी क्वेश्चंस आए थे कि सर हम ये डॉक्टर्स हमें मना करते हैं, या डॉक्टर्स के पास हम नहीं पूछना चाहते ये सब। मैंने उनको वही कहा कि डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन अगर चल रहा है, उसमें वाइटामिन होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें वाइटामिन मिनरल्स ना हो, तो डबल डोज ना हो, इसलिए आपको पूछना जरूरी है। और अगर कोई स्पेसिफिकली ब्लड थिनर्स पे है, वॉरफेरिन, एस्पिरिन ये नामक दवाइयां ले रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कोई अगर एंटीबायोटिक खा रहा है, किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई एंटीबायोटिक खा रहा है, तो आप एक ध्यान रखिए कि 2 आवर का गैप होना चाहिए। कोई भी आप दवाई ले रहे हैं, मैं सिर्फ एंटीबायोटिक की बात, ये तो मेन एंटीबायोटिक है, पर कोई कुछ भी दवाई ले रहा है, शुगर की, बीपी की, जो नेचुरल सालों से दवाई चल रही है, तो उसमें वो ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं उसमें 2 से 4 घंटे का गैप रखें। अगर मैं शुगर की दवाई सुबह 10 बजे खा रहा हूँ, तो मैं ध्यान रखूं कि मैं इसको 12, 1, 2 बजे खाऊं। आपको एकदम अपनी दवाइयों के साथ इसको मिक्स नहीं करना है, उसमें कहीं ना कहीं आपको गैप रखना है। किसी को, लोगों को डायबिटीज है, जैसे मैंने को कोई मेटफॉर्मिन ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, तो एक बार जरूर अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया गया है, ये अडल्ट्स के लिए है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये 18 और 18 साल के ऊपर के लिए ही डोज है। जितने हम 18 साल से नीचे होते हैं, 18 साल से नीचे क्या इश्यूज आते हैं, एज के और वेट के हिसाब से डोज अलग अलग होती हैं। जो 6 से 10 साल के बच्चे होते हैं, उनकी डोज अलग होती है, 10 से 12 की अलग होती है, 12 से 16 की अलग होती है, 16 से 18 की डोज अलग होती है, वाइटामिन मिनरल्स और इंग्रेडिएंट्स की। तो उसके लिए हमें काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ जाएंगे हर एज ग्रुप के हिसाब से। तो ये जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बनाया गया है, अडल्ट्स के लिए, अडल्ट डोज सेम होती है। तो ये जो स्पेसिफिक डोज है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अडल्ट्स के लिए ही है, सिर्फ अडल्ट्स ने, बच्चों को ये ना दें। सेकेंड, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट है अभी मदर्स, या अपनी बेबी को भी वो फीड कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उनके लिए इनको अवॉइड करना चाहिए, उनके लिए अभी नहीं है। क्योंकि मदर लेगी तो बेबी को मिलेगा, और बेबी की फिर मैंने कहा डोज अलग होती है, तो उनको अवॉइड करना है पूरी प्रेगनेंसी, मतलब पूरी प्रेगनेंसी और उसके बाद जितने महीने भी वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। थर्ड, जो एजेड है उनके लिए नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया 18 और 18 साल से ऊपर है, तो एज के लिए भी जो सीनियर सिटीजन हैं, 60, 65, 80, 70, उनके लिए नॉर्मल बस ये लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक डोज से ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है। अब ये बेटर कैसे है, जो मार्केट में आपको सिमिलर फॉर्मूला हो सकता है आपको मिल जाए, तो उससे ये बेटर कैसे है हो सकता है, हम ये सेफ शॉप का ये प्रोडक्ट और न्यूट्रिक्स ने हम जो मिलके ये प्रोडक्ट बनाए, ये मार्केट में जनरल मिलने वाले प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। जो ल्यूटेन जियाजेंथिन होता है, उसमें ट्रेस लेवल्स होते हैं 1 mg से भी कम होते हैं, इसमें हमने 10 mg ल्यूटेन और 2 mg जियाजेंथिन, जो स्टडी ने बताया उतना डाला गया है। बिलबेरी काफी मल्टीविटामिन में नहीं होता, इसमें प्रीमियम व्हील्ड बेरी का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, पाउडर्स नहीं। कुछ कंपनीज में क्या होता है, या कुछ प्रोडक्ट्स में क्या होता है, स्पेसिफिकली बिलबेरी पाउडर यूज किया जाता है। बिलबेरी ली, उसको ड्राई किया, उसका पाउडर बनाया, डाल दिया।
उसमें उतने आपको एंथ्रोसाइडेंस नहीं मिलते, जो मैंने उसमें केमिकल होता है वो नहीं मिलता। हम स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको बॉईल किया जाता है, उसके कुछ केमिकल्स के साथ एंथ्रोसाइडन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, स्पेसिफिक केमिकल उससे निकाला जाता है, वो यूज किया जाता है। और इसमें कुछ जेनरिक मल्टीविटामिन का बीटा कैरोटीन मिलेगा जो हमने पूरा रिमूव कर दिया है। बीटा कैरोटीन क्यों रिमूव कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया, वो स्मोकर्स में अगर बीटा कैरोटीन वो ले, तो स्मोकर्स में उनका कहीं ना कहीं कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो अब जब अमित जी ने रेगुलर इसको लेना स्टार्ट किया, उनको 90 दिन हो गए, उन्होंने क्या किया, जो मैं बालकनी ग्रिल्स पे बेबी लाइंस दिख रहा था वो कहीं ना कहीं चली गई, और मेरी सेंटर व्यू की जो विजन है वो वापस एकदम वापस आ गई है। और मैं अपनी जो लैंडस्केप उनकी पेंटिंग करने की हॉबी थी वो कहीं ना कहीं वापस आ गई है। तो हमें ये समझना होगा, जो ये चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल इफेक्ट करती हैं। मेरे को अखबार पढ़ना पसंद है, मेरे को पेंटिंग करना पसंद है, या मैं अपनी पर्सनैलिटी पे चाहता हूँ वो मैं चश्मा ना आए, लेट आए, मेरे को ऐसे स्क्वीकी करके ना देखना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े यार ये क्या लिखा है, मैंने अभी चश्मा नहीं पहना। ये जो इश्यूज आते हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो और ये चीज़ें बेटर हो, उसके लिए हमें ये अपने डेली न्यूट्रिशन में इसको ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो इसका हमने, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप 1 क्या है, आपको रोज एक कैप्सूल लेना है फैट कंटेनिंग मील्स के बाद। और आपको एक ये आमसला ग्रिड टेस्ट हफ्ते में, अगर ये आपको इशू है तो हर हफ्ते एक बार ये टेस्ट लीजिए। थर्ड, अगर तब भी इशू नहीं जा रहा है तो एक बार अटैड जो आपके प्रोफेशनल हैं, जो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाइए। या और ये भी बहुत जरूरी है, आप यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहने, जो आपके ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस होते हैं, या आप सन में धूप में ज्यादा हैं, फील्ड में ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस जरूर पहने। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, जो हमने एएमडी पढ़ा, जो मेरा एज के साथ होना ही होना है, और वो कहीं ना कहीं स्पीड अप होगा, क्यों, ब्लू लाइट, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, यूवी लाइट्स उसको कहीं ना कहीं स्लो करेगा। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट था, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल बनेगा, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, कलर्स आप अच्छे से देख पाएंगे, और मैकुलर डिटरेशन को ये कहीं ना कहीं रोकेगा, कम करेगा। तब हम क्वेश्चंस लेते हैं, किसी भी को कोई क्वेश्चंस हो इस प्रोडक्ट को लेके, डोज को लेके, इंग्रेडिएंट्स को लेके, तो आप वन बाय वन मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी सीधा जो है ग्रेट मेंटरों को इनवाइट करता हूँ और फिर वो आगे बातचीत करेंगे। वेलकम मागुरु जी। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, जोरदार अच्छा तालियां विकास हो जी, जाए कुछ मागुरु जी के कुछ लिए। लोगों को क्वेश्चन पूछने दो। अच्छा, ओके ओके। हाँ, कुछ 8-10 लोग हैंड रेज कर ले, और 2-3 लोग, कम से कम 8-10 लोगों को तो मौका दिया जाए, बाकी तो ठीक। फिर सेम रिपीट हो जाएगा। मिस्टर MP भारद्वाज जी, पूछिए साहब। सर, ये बीटा कैरोटीन नॉन स्मोकर्स को भी नुकसान कर सकता है या नहीं? नहीं 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 सर, नॉन स्मोकर्स को इसमें कोई नुकसान नहीं है, पर स्मोकर्स के साथ वो कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है, बस यही है। तो उसमें ऐसा क्या होता है, मतलब जो स्मोकर्स को कैंसरस हो जाता है? सर जो क्या बीटा, इफेक्ट क्या होता है स्मोकर नॉन स्मोकर में? यस मैं बताता हूँ, जो बीटा कैरोटीन होता है ना, वो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे सेल को एक शेप चेंज करके उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। कैंसर, अगर मैं आपको डीप में समझाऊं कैंसर क्यों होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। मैं और थोड़ा अगर आप समझ पाए, एक ऑन्कोजीन्स होते हैं और एक प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। जी जब जी, हमारे राइट सर। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कैंसर होता है। एक नॉर्मल राइट राइट। सेल और कैंसरल सेल तभी कन्वर्ट होता है जब अंदर के जीन्स चेंज होते हैं। तो जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन जो कहीं ना कहीं, जो निकोटीन होता है, जो आप अगर स्मोक में, जो जी। सिगरेट में निकोटीन होता है, उसके साथ बीटा कैरोटीन मिल के सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहीं ना कहीं चेंज करता है, जिससे प्रोटो ऑन्कोजीन्स के ऑन्कोजीन से बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर राइट मेरी सर, थैंक यू। बॉडी में निकोटीन नहीं है, अगर मान लीजिए स्मोकर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, टमाटर में होता है बीटा कैरोटीन, बहुत जी जी। नॉर्मल कंपोनेंट है, बहुत सारे खानों में होता है। पर अगर कोई अगर स्मोक कर रहा है तो वो निकोटीन के साथ मिलके बीटा कैरोटीन मेरे जीन्स को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है, तो उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं है होगा ही होगा, पर अगर जी मेरी जी। प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं 10% है, 5% है, वो 5 की जगह उसको डबल कर देगा। 20%, अब 40 50 हो गया तो 100% होगा ही होगा, तो उसको बढ़ा देता है। थैंक यू चलो सर, थैंक यू, जी थैंक जी माधव। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सुबोध, मिस्टर सुबोध। सुबोध, धन्यवाद। जय हो बोलिए मागुर जी। बोलिए जय बोलिए। हो मागुर। इतने बड़े प्लेटफॉर्म बोलने का मौका दिया।
मुझे ये पूछना है, मेरी एक छोटी जी बच्ची है जो 10 साल की ऊपर 11 साल की है। जी उसको और ढाई यानी 2 पॉइंट का चश्मा लगे हुआ है प्लस का। जी। तो उनको भी ये दे सकते हैं क्या, छोटे नहीं बच्चों को? नहीं और सुबोध जी, कैसे देना है उसका डोसेज थोड़ा? नहीं नहीं सर, सुबोध जी, ये जो स्पेसिफिकली डोज है ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। जैसे मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी आपको बताया, एज वाइज और वेट वाइज डोज अलग अलग होती है। तो ये चलो बहुत उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ बढ़िया। अडल्ट्स के लिए है। ये नार्जो मैडम है, रियलमी नार्जो मैडम, बोलिए। अरे बोलिए मैडम, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? नार्जो 60 प्रो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं उषा सिंह हूँ। सर सर से मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि सर ने बोला, सारी चीजें समझ में आई मेरे को। जैसे इन्होंने कहा कि घी लेना बहुत जरूरी है। हालांकि आजकल जो है फैट का तो बहुत ही प्रॉब्लम ही चल रहा है, तो मतलब घी लोग अवॉइड ही करते हैं। लेकिन क्या ये घी कैरियर बन रहा है ये मेडिसिन का? नहीं मैम, क्योंकि घी, परमिएबल परमिएबल नहीं है, हमारी सेल्स जो है परमिएबल नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एक कैरियर बन रहा है। नहीं तो मैम मैं, घी का मैलिक्यूल, ठीक है। तो मैं मेरे कहने का मतलब है कि घी का मैलिक्यूल तो बड़ा होता है, तो वो कैसे हमारे सेल्स के अंदर और वो सारे के अंदर परमिएबल होंगे या जी जी जी, अब्जॉर्ब होंगे? आपका क्वेश्चन समझ गया मैम। मैं इसको थोड़ा 2 मिनट लेके इसको डीप में समझाना चाहूंगा। जी हमारी सर। बॉडी में जो कुछ भी प्रोटीन होता है या कुछ भी विटामिन होता है, मिनरल होता है, कुछ भी न्यूट्रिशन होता है, वो दो जी तरीके से मूव करता है। एक होता है ब्लड, ब्लड के थ्रू बॉडी में जाता है, ब्लड होता है वाटरी। एक जी वो जाता है लिम्फ सिस्टम के थ्रू। एक हमारी बॉडी में लिम्फ सिस्टम होता है जो फैट जी। सिस्टम होता है। लिम्फेटिक हाँ, लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम। सिस्टम, लिम्फ सिस्टम जो फैट के जैसे ब्लड वाटर होता है, ये लिम्फेटिक फैट सिस्टम होता है। तो जो ये हाँ विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें कुछ होती हैं फैट के थ्रू। सारे विटामिन्स फैट सॉल्युबल नहीं होते। जो ए ना। और ई और लूटिन जैसे मैंने आपको या बताया, ये लिम्फ सिस्टम जी के थ्रू जाते हैं। तो जो जी। हमारे बॉडी में, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली घी का नाम नहीं लूंगा, कुछ भी हम जो फैट लें, जिसमें हमारा दूध भी आ सकता, दूध में भी फैट होता है। हम फैट सोलूबल मतलब हमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैट सोलूबल इस मेडिसिन के साथ हमें फैट सोलूबल कुछ लिक्विड लेने होंगे? कुछ भी लिक्विड भी ले सकते हैं, फिजिकल, थोड़ा हल्का मक्खन खाने में हो, हल्का रोटी पे घी हो, या अगर मेरा जो खाना है, जो अगर मेरा जो सब्जी बन रही है उसमें भी हल्का जो तेल वाली है, कोई बिना तेल के भी कम लोग तेल में बनाते हैं, हल्की तेल वाली भी तो भी काफी है। पर वो कोई हेल्दी जी चीज अगर फैट की हो, फैट में मैं आपको कहूँ, कैशू भी फैट्स में आते हैं, हमारा आलमंड फैट्स में आता है। कुछ भी जी फैटी चीज हो, वो मेरी अगर बॉडी में इसके साथ जाएगी, तो फैट इसके साथ वो ट्रैप करके इसको अपने लिम्फ सिस्टम में ले जाएगा, और लिव सिस्टम में जी। एब्जॉर्ब होगा, तो अच्छे से इसका सर्कुलेशन होगा। अगर मेरी बॉडी में फैट ही नहीं, मैं खाली पेट लूंगा, मेरे उसमें खाने के साथ कुछ फैट नहीं है, तो ये ब्लड वाटर सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वाटर सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसकी जो वर्क मूवमेंट स्लो है, हो जाएगा। जो अटैच होके मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं नहीं हाँ। हो पाएगी, तो टारगेटेड एरियाज में अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ओके। कैरियर्स की तरह, जब दूसरा ट्रक ना, जिसमें वो ट्रक की सर। तरह होता है, वो उसी ट्रक पे बाइंड होगा। जी सर, मैं समझ सकती हूँ कि वो बैरियर जी, मतलब जो है वो कैरी करेगा। कैरियर का काम करता हाँ है। जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरे दो क्वेश्चन और हैं, जी और जी मैम। सबको शायद बेनिफिट होगा इससे। जैसे कि हम ये सारी चीजें ले रहे हैं, बट हाँ मेरे जी, बॉडी में जो है विटामिन डी नहीं है, हाँ जी, तो क्या ये सारी चीजें ऑब्जॉर्ब होंगी? हाँ जी मैम। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी जो स्पेसिफिकली होता है, वो होता है आपका फॉस्फोरस और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। कि जी बॉडी में अगर मेरा कैल्शियम, अगर बोन्स में कम है, तो नर्व से लेके बोन्स में दे देता है, और नर्व्स जी में कम है तो बोन से लेके नर्व्स में, वो बस उस बैलेंस को मेंटेन करता है। ये, और जी फॉस्फोरस एक मिनरल होता है, उसके भी लेवल को ये विटामिन डी मेंटेन करता है। तो विटामिन डी का जी। वो काम होता है, तो वो इनके एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करे ना करे वो नहीं है, इनके लिए बस फैट ओके। जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है हाँ सर जी कि जैसे कि हम सेफ शॉप से जुड़े हैं, डायरेक्ट जी सेलिंग से जुड़े हैं। जी आजकल जिस तरह से डॉक्टर लोगों का जो है जी ऑब्जेक्शन चल रहा है जी कि इन्होंने कह दिया तो नहीं ले सकते, उसने कह दिया तो नहीं ले सकते, और हमारे पास खुद की डॉक्टर की डिग्री नहीं है। जी तो मैम। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप ये जो है ये मेडिसिन लीजिए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इस फील्ड में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो है इस क्वेश्चन को लेकर, और मुझे ही नहीं, सीनियर से लेके जूनियर तक सबको है ये
कि हम कैसे कहें, क्या ऐसा कहें कि उन्हें विश्वास हो। मैक्सिमम जो है हम डॉक्टर के पास बोलते हैं तो डॉक्टर के लोग बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं लेना, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। तो हम फिर इस चीज को कैसे प्रमोट करें? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम शेफ शॉप के साथ है, शेफ शॉप कोई भी प्रोडक्ट सेल्स कर रहा है, वो मेडिसिन जी नहीं है, वो ड्रग्स नहीं है। उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन का, एक डॉक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ये आपके एक फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रासिटिकल एक टर्म होती है, एक जी फार्मास्यूटिकल जैसे ड्रग्स में आता है, जैसे न्यूट्रल में जी न्यूट्रासिटिकल एक टर्म होती है, उसके अंडर आते हैं। ये आपकी जो डाइट में कहीं ना कहीं, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो डाइट में जो चीजें कमी है या मेरे को नहीं मिल रहा है, उसको कहीं ना जी कहीं फुलफिल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जितने भी ये फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं, ये एक स्टडी के थ्रू ही बनाए जाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसे हेल्प करेगा और कितनी कंसंट्रेशन में। एक बॉडी होती है, आप कितने भी हमारे लेबल्स देखें, एक फसई बॉडी होती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसई का आप लोगो भी देख सकते हैं, लाइसेंस नंबर जी भी लिखे जी होते हैं। तो जो जी फसई बॉडी होती है, वो रिकमेंड करती है कि ये पर्टिकुलर विटामिन, ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट पर डे इतनी कंसेंट्रेशन में ही पेशेंट को लेना है। इसलिए मैं आपको 1 कैप्सूल पर डे कह रहा हूँ, उसका एक रीजन है कि उसका पर डे में इतना फसई ने गाइडलाइन किया है कि इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। जी तो वो एक रिकमेंड किया जाता है। थर्ड, जो अगर आपको कहीं फील्ड पे आ रहा है कि हम ये प्रोडक्ट क्यों लें, या आप डॉक्टर नहीं है, या आप कुछ मेडिकल डिग्री के नहीं है, हम आपकी क्यों सुने, आप गूगल पे, जी जैसे मैंने आपको ये, हम ट्रेनिंग सेशन इससे के लिए मैंने आपको बताया, AREDA स्टडी है 2, आप गूगल करिए AREDA स्टडी 2, आप सीधा पेशेंट को दिखा, देखो ये स्टडी हुई थी, इस स्टडी में बताया गया कि ये कुछ मिनरल्स और ये कुछ इंग्रेडिएंट्स और ये विटामिन लेने से जो ये डिजनरेशन है वो स्लो हो जाएगा, या उसको लेट आएगा लाइफ में। तो इसलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स का ये मेरा एक प्रोडक्ट है। बहुत आपको ओके बढ़िया। सर, गाइड करना है, ये आपकी थैंक यू सर। न्यूट्रिशनल नीड पूरी कर रहे हैं ये प्रोडक्ट। जी सर, बहुत बढ़िया। मैं सर डाइटिशियन हूँ, तो क्या मैं दे सकती हूँ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, दे सकते हैं। एक्चुअली मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ और जी, डाइटिशियन भी हूँ, बिल्कुल तो मैम, मैं ये बिल्कुल, दे सकती हूँ। बिल्कुल मैम थैंक यू दे सर। सकती हैं। चलो, थैंक थैंक यू यू। सो जी मच मैम सर। थैंक यू। जी। अच्छा, बाकी आगे लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे और ताकि सारे लोग कवर हो सके। नितिन जी, मिस्टर नितिन जो खंडारे, मागो बोलिए, जी एक जो ही लाइन में बोलिए टाइगर। और मागो सेफ जी शॉप हम से रिलेटेड जो सवाल है वो मैं जवाब दे दूंगा, कोई बात नहीं बाद में। लेकिन ये सर जो बता रहे हैं उसके बारे में सिर्फ एक सवाल पूछो, आप कोई भी पूछिए प्लीज, नितिन जी पूछिए। मागो जी, तो मागो जी हमने बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट दिया है मागो जी, उनको अच्छा भी रिजल्ट आया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था मागो जी कि हमारा ऑपरेशन हो चुका है और हमारे आंखों में लेंस लगाई हुई है, तो उसके लिए ये यूजेबल है क्या सर जी, ये पूछना था। ठीक है, नितिन जी, ओके। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को उस ऑपरेशन के बाद कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस चल रही हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। अगर वो ऑपरेशन प्रॉपर हो चुका है, थोड़ा टाइम हो चुका है, नॉर्मल लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गई है, तो बिल्कुल उस वो अपनी डेली रूटीन में इसको ऐड कर सकते हैं। मेरा रीजन क्यों है, क्योंकि आईज वाले डॉक्टर्स लूटिन और जियाजेंथल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो इस मॉलिक्यूल को एक्सेसिवली यूज करते हैं। किसी भी ऑपरेशन के बाद कैटरैक्ट होता है, उस डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफिकली एक मॉलिक्यूल देंगे, जियाजेंथिन की टैबलेट्स आती हैं, सिर्फ लूटिन की टैबलेट्स आती हैं, हाई डोज, वो ड्रग में आती हैं, ये फूड है, बहुत हाई कंसेंट्रेशन में आती है। तो अगर वो ऑलरेडी ले रहे हैं और फिर ये भी स्टार्ट कर देंगे, डोज कहीं ना कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो अगर ठीक। ऑपरेशन के बाद टाइम हो चुका है, उनकी दवाइयां बंद हो चुकी है, नॉर्मल लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल वो लाइफ में ऐड कर सकते हैं। चलो, सुभाष नायक जी पूछिए। जय मागुर जी, गुड मॉर्निंग हाँ, सर। ये दवाई जो ये जो टैबलेट है 90 डेज की, तो उसके बाद कितने दिन ले सकता है बंदा? ये सर आपका लाइफ लॉन्ग वाला इंग्रेडिएंट है, आप पूरा लाइफ लॉन्ग भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली अच्छा। होता है कि हमने 3 महीना खा ली, तो हो सकता है उसके 15 दिन बाद मैंने फिर ऑर्डर किया, बीच में 1 महीना गैप आ गया, फिर स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नब्बे एक दिन कंटिन्यू का खा खत्म सकता है ना? हुआ तो मैंने जब तक ऑर्डर किया, जब तक वो मेरे पास आया, 15-20 दिन निकल गए, फिर मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। सुभाष यस जी, सर। ऐसे ही होगा कि हमको खाना कब तक खाना है, हाँ, ये वही जी सर, सवाल हो जय गया, मागुर बिल्कुल जिंदा बिल्कुल रहना है तब ग्रेवाल तक जी। खाना है। जी, जय तो ये मागुर जी। आंखें कब तक सुरक्षित रखनी है तब तक खाना है, ये तो एक न्यूट्रिशन है ना आंखों के लिए, ये कोई जी दवाई, जी जी। दिस इज नॉट हाँ, मेडिसिन, ठीक है। जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। जय हो। अश्विनी, अश्विनी में। जय हो महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, बात करने के लिए मौका दिए। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास, मैं भी डाइटिशियन हूँ, तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो उसके आंखों का जो पानी था वो सूख गया
और सूखने के बाद में थोड़े 1-2 साल के बाद में उसकी आंखों की साइट चली गई है। क्या उनको हम ये रिकमेंड करने से उनका आंखों का साइट आ सकता है, मतलब दूसरी? वापस नहीं आ सकता अश्विनी मैम, मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं दूंगा। आई साइट जो चली गई वो वापस नहीं आ सकती। पर अगर आपके ओके। पास अगर कोई और आता है जिसको ड्राई आइज का इशू होता है, जी। जिनको ड्राई आइज की कंप्लेंट है, उसमें आप ये स्टार्ट कर सकती हैं। और एक पूछना था, ये कितने समय तक ले सकते हैं, मेरे मतलब जो पेशेंट पूछ रहे हैं, मतलब ये आप जैसा बताए कि ये सप्लीमेंट की तरह लाइफ लॉन्ग लेना है। जी पर यहाँ पर देखिए थोड़े लोग बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लेना है, वो तो एक शुगर का टैबलेट के जैसा हो गया, डायबिटीज के टैबलेट्स के जैसा हो गया। तो एट ए कौन सा टाइम तक हम लोग, और ये अश्विनी लेने जी, के हमें ये पहले हम समझना लोग? होगा। हाँ, आपका पॉइंट क्वेश्चन समझ गया। आप ये समझिए, ये मेडिकेशन नहीं है। शुगर की दवाई एक दवाई होती है, ये जी। न्यूट्रिशन है। जो चीजें आप डाइट से नहीं ले पा रही, हम रोटी सब्जी खाना जो भी खाते हैं उनसे नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम ये खा रहे हैं। आपको जी। ये समझना होगा, ये मेरा डाइट का पार्ट है। जी। खाना, रोटी यस। खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, दूध पीता हूँ, उसी की तरह ये मेरे डाइट का ही हिस्सा बनना पड़ेगा मेरे को बिल्कुल, इसे। सारे लोग पहले ये समझ ले, जितने भी सेट ऑफ के प्रोडक्ट हैं, दोज आर नॉट द मेडिसिन, दोज आर हाँ ओनली सप्लीमेंट और सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशन। तो उसको आप दवाई मान ही नहीं सकते ना। अभी एक बात बता, रोटी खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, उसको ये थोड़ी बोल सकते कब तक खाना है। ये तो जब तक दिल करे खाना है, और जब तक अपने को जरूरत है तब तक खाना है। इस चीज को बिल्कुल। हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जी, थैंक यू गुरुजी। सुरेखा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने इसी को अनम्यूट किया था। चलो सुरेखा जी बोलिए। सुरेखा, जय हो माँ गुरु जी। बोली मैम। मुझे ये पूछना था माँ गुरु जी कि हम कितनी एज तक ये सब, क्योंकि मेरे पापा भी है 75 एज के हैं, तो वो ले सकते हैं या? बिल्कुल ले सकते हैं मैम, कोई एज की लिमिट नहीं है। बस लोअर लिमिट है कि 18 साल से ऊपर। 18 अपर साल एज से की कोई नीचे लिमिट नहीं नहीं लेना, है। ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लास्ट हाँ डे जी। तक ले सकते हैं। जी माँ गुरु जी, थैंक यू माँ गुरु जी। चलो नेक्स्ट, ममता सेलर। ममता जी, ममता अनम्यूट करो। जय हो माँ गुरु जी, इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरे गुरु है, उनका भी 32 एज है। उनको रेटिना का प्रॉब्लम है, और रेटिना का प्रॉब्लम की वजह से उनको कोई दवाई का असर नहीं कर रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही, तो उनको ज्यादा दूर दूर का दिखता नहीं है। तो ये सप्लीमेंट काम कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ममता जी, आप ये अपने उनको रिलेटिव को देना स्टार्ट कीजिए, लेकिन उनको बेटरमेंट लेके आएगा। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दवाई नहीं है, एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं। लेना लेना डाइट में स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएंगी। हाँ, अच्छा, रेटिना का बहुत प्रॉब्लम है, उनको स्ट्रॉन्ग ज्यादा करेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं। करेगा, चलो। ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो रेटिना में इशू आ रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विजन दूर की वापस आएगी। एकदम से नहीं आएगी, टाइम लगेगा पर आएगी। क्योंकि आप देखिए, आईज एक दिन में डैमेज नहीं हुई है, वो सालों का डैमेज होता है। वो एक दिन में ठीक भी नहीं होगा, उसमें भी महीनों लग जाएंगे। जी सर, जी सर। मिस्टर सुरेश टंकू जी, बोलिए सुरेश। థ్యాంక్ యూ మా గురుజీ बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी నాకు మాట్లాడने के लिए वो बात करने के लिए मौका दिया था। तो मेरा प्रॉब्लम था, एक एक डाउट है। ये मेरा रिलेशन एक ब्लड का इश्यू कर रहे हैं, वो उसको ये दवा तो यूज कर सकते हैं नहीं करना, इसके इतना क्वेश्चन है। ब्लड के इशू में अगर देखिए, अगर वो स्पेसिफिकली कोई दवाई खा रहे हैं या ब्लड थिनर खा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा एक यस। बार डॉक्टर से वो जरूर कंसल्ट करें पहले। हो सकता है कोई थैंक यू। सिमिलर कुछ मेडिसिन ना चल रही हो, या हो सकता है कोई ब्लड थिनर खा रहे हो तो उसके साथ कुछ रिएक्शन ना हो, इसलिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, आप लोगों के थैंक यू। क्वेश्चन से मैं एक बात और सोच रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ जो जिनको आंखों की प्रॉब्लम है उन्हीं को ये दवाई देनी है। ये नहीं है, एक्चुअली उनको देनी है जिसकी आंखों की प्रॉब्लम अभी हुई नहीं है, उनको कोई बचा। नहीं है। बिल्कुल ग्रेवाल जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। सही है। जिसको तो लेट हो ना हो, मेरे को चश्मा ना लगे। तो जो आप पहले से जिसको हो चुका है, उसको तो डॉक्टर से संपर्क कंसल्ट करके ही लेनी है। और लेकिन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जरूर रेगुलरली लेनी है, हम सबको, हाँ खास जी यस बिल्कुल। सर। जो थैंक अपनी यू। आंखों की सुरक्षा चाहते हैं। ग्रेवाल जी के पॉइंट पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि अगर किसी को चश्मा लगा भी हुआ है तो लेना स्टार्ट करें। हाँ, चश्मे से कोई इशू नहीं है, मतलब हाँ। प्रॉब्लम जो है तो हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। कहीं ना अब कहीं वो हेल्प करना स्टार्ट थैंक यू। करें। मंगल बोलिए थैंक मैम, यू गुरुजी। जल्दी बोलिए एक लाइन में। थैंक यू महागुरुदेव। गुरुदेव, अभी हम हमारा डिलीवरी के बाद हमारा आंखों को ऐसा काला काला दाग है महागुरु जी, तो ये जा सकता है उससे? ये स्किन का इशू है मैम, ये आईज का इशू नहीं है। स्किन को आप वाटराई करिए, कुछ खीरा लगाइए, कुछ प्रोटेक्शन दीजिए, सनग्लासेस पहनिए। स्किन का काली जो आंखों के आसपास कालापन आता है वो स्किन की वजह से आता है, स्किन थक जाती है, आईज। थैंक यू। जी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट राकेश भगत जी, राकेश भगत जी पूछिए।
हाँ बोलिए बगैर थैंक साहब। थैंक यू महागुरु जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मुझे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी स्मोकर के लिए बताया, तो सर उसमें आपने निकोटीन के लिए बताया, तो मेरा ये पूछना है कि जो हम लोग चाय यूज करते हैं, ये भी सर एक निकोटीन प्रोसेस है, क्या उसमें हम ये यूज कर सकते हैं क्या, जहाँ उसमें? बिल्कुल, जो जैसे मैंने आपको बताया, जो पहली वाली स्टडी थी बीटा कैरोटीन जो मैंने बताया, वो पहली स्टडी के फॉर्मूले थे। हमने जो फॉर्मुलेशन बनाया वो सेकंड स्टडी, उसमें बीटा कैरोटीन नहीं है। और चाय में जो निकोटीन की मात्रा मीन्स होती है वो बहुत कम होती है, कैफीन ज्यादा होता है, निकोटीन की मात्रा बहुत माइन्यूट होती है, ना के बराबर। मेन जो उसमें जो थैंक यू आदत थैंक वाला यू। केमिकल होता है वो कैफीन होता है। चलो थैंक यू। नितिन नितिन डानवे जी। जय महागुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। महागुरु जी मेरा एक सिंपल सवाल है वहाँ सर जी, कि हम्म। हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं, जैसे चपाती है, राइस है, हाँ हाँ। सब्जी, तो फैटी खाने के बाद इसको लेने के लिए सर जी ने बोला है, तो क्या हम्म। हो सकता है महागुरु जी, क्या ये सिंपल खाना खाने से उसको लेने के बाद कुछ असर पड़ेगा इसका? चलो सिंपल में थोड़ी एब्जॉर्प्शन कम होगी, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ। और अगर कुछ भी फैट हल्का, मैं कह रहा हूँ सब्जी में तेल है हल्का, रोटी पे घी है हल्का, मक्खन है, दही में भी फैट होता है, चाय पी रहे हैं, चाय में भी दूध है, दूध में फैट होता है। कुछ भी फैटी अगर होगा आपके खाने में, बस वो उससे हो जाएगा। आप एक दो बादाम खा रहे हैं उससे भी हो जाएगा। थोड़ा सा रोटी फैट होना चाहिए, हल्का रोटी पे घी भी होगा उससे भी हो रोटी जाएगा, बस कुछ चौपड़ फैट होना चाहिए खाने में। चौपड़ के रखिए उससे भी हो जाएगा। सागर साहब, मिस्टर सागर जी। जय हो महागुरु जी। जी बोलिए मैं साहब। इसको तो ले रहा हूँ, जी, हाँ हाँ। बहुत बढ़िया मैंने सर। खा लिया है और मैं इसे हम्म ले रहा हूँ। हम्म लेकिन पूछना था, हम्म। श्रीमती जी की आंखों में पानी आता है, जी क्योंकि आंख का जो छेद होता है वो बंद हो चुका है। जी। हम्म पानी वो बाहर निकलता, अंदर नहीं जाता। तो क्या हम्म। उनको देने से इससे कोई राहत होगी सर? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पानी आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि जो वेसल्स हैं वो लीक हो रही हैं। वो जी छेद बंद नहीं है, वो ओवर एक्टिव है, नल ज्यादा खुला हुआ है, टप 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 जी टप कर रहा है। तो हमें उस जी। जो वेन है उसको स्ट्रांग करना है, तो अभी बिल्कुल उनको दीजिए। जो वाटरी आइस का उनको दिक्कत है, जो पानी वाली आइस का उनको दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। एकदम से मैं वही कहूंगा, ये एकदम से आपका दवाई नहीं है एक अगले दिन ठीक हो गए। आप नहीं रेगुलर नहीं इसको ठीक डाइट में ठीक। ऐड कीजिए तो ये उसको धीरे धीरे कम करके बंद करेगा। चलो बहुत चलिए। बढ़िया। हाँ जी। अजीत दीवार जी। अजीत जी। धन्यवाद महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, बोलने का मौका दिया। मैं रमेश सर से पूछना चाहता हूँ महागुरु जी जी कि मेरा लड़का, बड़ा लड़का 20 साल का है अभी इस टाइम, जी। और 12 साल की उम्र से ही उसको चश्मा लगा हुआ है सर। हाँ जी। एक आंख से उसको थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, तो हमने कई जी बार उसको कोशिश किया, डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप लेजर ट्रीटमेंट द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है ना, जी। परमानेंटली वो उसको चश्मा चाहिए ही चाहिए, जी। मतलब जब तक वो बूढ़ा नहीं होता तब तक हाँ चश्मा जी। लगे। हाँ तो जी। क्या माँ जी, सर की या क्या इस अब जो आई शील्ड कैप्सूल आप रिकमेंड कर रहे हैं जी हमारे ग्रेड जी। सिस्टम में है, जी क्या उसके खाने से उसके देखने की जो क्षमता है, जो उसको जी। न्यूट्रिशन मिलने चाहिए थे, क्या वो मिलना शुरू हो जाएगी माँ जी? बिल्कुल स्टार्ट होगा अजीत जी, और वो बेटर होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कितना सीवियर, मेरे को नहीं पता कितना सीवियर चश्मा है या कितना सीवियर प्लस लेंस को या रेटिना को डैमेज है, तो वो एकदम से मैं नहीं कहूंगा, पर हो सकता है ये उसमें हेल्प करे। और ये जो चश्मे का नंबर बढ़ेगा उसको बढ़ने ना दे, और कहीं ना कहीं उसको कम करने में भी हेल्प करे। ओके मैं ओके। ऐसा कोई क्लेम नहीं करूंगा कि वो हट जाएगा चश्मा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर क्योंकि जिसमें आप कह रहे हैं कि लेजर की जरूरत है, डॉक्टर भी कह रहे हैं लाइफ लॉन्ग है, तो हो सकता है सीवियर इशू हो, तो सीवियर में वो कहीं ना कहीं उसको कम करेगा। ओके। जी। ग्रेट। थैंक यू। डॉक्टर तानाजी पाटिल मैम, बोलिए। जय हो मा गुरुजी। वेलकम गुड मॅडम। मॉर्निंग। माझ्या स्वतःच्या डोळ्याचा प्रॉब्लेम आहे की त्या डोळ्यावर मास आले आणि 13 वर्षाखाली सर्जरी केली, नंतर आणखीन एकदा डबल मास आलेले आहे। मग या एक्चुअली कॅप्सूलचा काय असर होईल का? मैम, मेरे को कोई मराठी बात नहीं नहीं, आती, इसको मैं इंग्लिश रिक्वेस्ट करूंगा आप इंग्लिश हिंदी करवा में देंगे अगर आपको। बता जी पाए। ये जी सर, रमेश सर, मैं इसको ट्रांसलेट करके बता बोलिए सकता हूँ। अजीत जी। हाँ। मागुर जी, इनका कहना है, मेरे लीडर है मागुर जी, हम्म कंचन पाटिल मैम करके है, डॉक्टर है हम्म खुद, और हम्म उनका आंखों में उनका ऑपरेशन हुआ था, जी मतलब कई बार करने के बाद भी उनके मांस आया हुआ है एक दाहिनी साइड में। जी। तो ऑपरेशन करने के बाद भी वो नहीं गया है, तो उनका कहने का मतलब है क्या उसको इस अपनी कैप्सूल को लेने से उनके उसमें नहीं, न्यूट्रिशन मिलने थे, वो क्या बेटरमेंट हो मिलने शुरू हो सकता है, जाएंगे? पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर मास कहीं ना कहीं बड़ा है, उसकी आपने सर्जरी भी आप ऑलरेडी करवा चुके हैं 2-3 बार, तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बढ़े जा रहा है, तो जी वो जी। कोई और इंटरनल इशू है। तो मैं ऐसा फॉल्स क्लेम नहीं करूंगा कि ये खाने से ठीक हो जाएगा, पर मैं आई रेड भी, स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। रमेश जी, लेकिन है। मतलब जी। उनका कहने का ये है कि थोड़ा लाल भी दिखाई देता है आंखों में, हाँ, क्या तो वो उसमें बिल्कुल सूजन हेल्प और करेगा पानी सर। आना बंद हो जाएगा क्या उसमें हेल्प से? करेगा बिल्कुल हेल्प। बिल्कुल, अगर जो आंखों में लाली है, आंख लाल हो जाती है, सूज जाती है, या पानी ज्यादा आता है, उसमें ये बिल्कुल हेल्प करेगा,
क्योंकि लाल चलो जैसे मैंने आपको बताया क्यों होता है, सूज गई नसें इसलिए लाल हो गई, तो जी, सूजन को ही कम करेगा। यस यस, थैंक यू। ग्रेट। जी 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 थैंक अजीत। यू मोना। मोना जी, मिस मोना, मैडम मोना जी। जय गुरु जी। जी बोलिए मैम। गुरु जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि किसी की हद से ज्यादा ऑपरेशन हो रखे हो आंखों के, हम्म और अगर किसी की आंख बदली हो, उसकी हम्म खुद की निकाल के किसी और की डाली हो, क्या वो इंसान ले सकता है इसको? बिल्कुल बिल्कुल मोना जी, बिल्कुल ले सकते हैं। जो भी उनकी न्यूट्रिशन आंख आंखों को किसी चाहिए। पुतले की डाल सकती है हाँ उनको? जी हाँ जी। आप अगर बोल। किसी और की जैसे आई ट्रांसप्लांट होता है, किसी और की आंख आपकी आंख में लगाई गई हो, उसमें हाँ आइस को जी। न्यूट्रिशन तो पूरा ही चाहिए मोना जी। तो जो न्यूट्रिशन हाँ आइस जी को बिल्कुल, चाहिए वो दवाई जो पूरा दे। कंटिन्यू आंखों में डाल रहे हैं गुरु जी। हाँ जी हाँ जी। ठीक। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मोना जी। पर ध्यान रखना है, अगर बिल्कुल गुरु सर्जरी के जी, बाद बस। डॉक्टर ने ऑलरेडी एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हो, तो एक बार चेक कर लें कि हम हाँ ऑलरेडी जी। सेम दवाई खा तो नहीं रहे। वो चेक करना, अगर कुछ चलो नई दवाई ले रहे हैं तो बिल्कुल डाइट में ठीक। ऐड कीजिए। अगर चलो ऑलरेडी सर्जरी के बाद डॉक्टर ने लिखा हुआ है तो वो ध्यान रखिए। मत- वो ना खाने वाली नहीं ले रहे, दवाई सिर्फ डालते हैं दिन में हाँ कोई आंखों दिक्कत में। नहीं, तो डालने वाली एक में कोई दिक्कत नहीं है, खाने वाली नहीं है तो बिल्कुल डाइट में ऐड कर खाने सकते वाली नहीं ले रहे कोई भी दवाई। और एक जैसे किसी को शुगर हो, हैं। जी 200 300 400 शुगर रहती हो, उनकी पास की निगाह बिल्कुल खत्म हो रही हो, तो हाँ क्या ले जी। सकते हो? मैं इसमें भी एक आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, शुगर ज्यादा होती है तो एक बीमारी होती है ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा की हाँ वजह जी। से ही वो विजन खराब होती है। तो जब तक मेरी शुगर डाउन नहीं आएगी, मैं जितना मर्जी ये हाँ जी। सप्लीमेंट खा लूं वो हेल्प नहीं होगा। ग्लाइकोमा के लिए सबसे पहले शुगर ठीक। कंट्रोल करनी पड़ती है। और अगर शुगर खा रहे हैं, ठीक। शुगर ज्यादा है, तो शुगर वाले अपने दवाई के इसमें गैप रखें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर शुगर की दवाई खा रहे हैं, कोई रेगुलर शुगर की दवाई खा रहा है, बीपी की दवाई खा रहा है, तो इसमें 2-4 घंटे का गैप रखें। एक साथ शुगर की हाँ दवाई जी। और एक साथ बीपी की दवाई और एक साथ ये ना लें। कोई भी दवाई खाएं, आप कुछ भी खाएं, मेडिसिन खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, गैप रखें। जी। चलो बहुत बढ़िया। हेमलता जी। हेमलता जय हो जी। माता। मेरा ये प्रॉब्लम है माँ गुरु जी, मेरा सेल्फ के लिए है, मुझे बीपी और थायराइड के प्रॉब्लम है। जी और मेरे लेफ्ट आई में ब्लैक डॉट्स दिखते हैं और आंखों का पानी सूज गया है, तो क्या ये मेडिसिन मैं ले सकती हूँ? मैम, अगर बीपी का आप नॉर्मल कोई, जैसे आप टेलमीसाट कुछ खा रहे हैं, कोई भी दवाई खा रहे हैं, टेलमीसाटिन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगर वो रेगुलर आपकी डोज चल रही है, काफी सालों से डोज चेंज नहीं हुई है, तो आप इसको बिल्कुल गैप लेके स्टार्ट कर सकते हैं। पर आपकी दवाई अगर रेगुलर चेंज हो रही है, डोज चेंज हो रही है, तो मैं एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा डॉक्टर से एक बार पहले कंसल्ट कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं गैप हो या डोज चेंज हो, डोज की वजह से कुछ इसको कम करना हो, तो गैप जरूर होना चाहिए। चलो थैंक यू बहुत माँ। बढ़िया, ग्रेट। ये समता सा, मिस्टर समता सा। हाँ जाओ मौर्य जी, थैंक यू मौर्य जी। मौर्य जी, मेरा खुद का एक प्रॉब्लम है मौर्य जी। कुछ दिन पहले मेरा मेरा दाहिने आंखों का मौर्य जी लेजर हुआ था। तो अभी तो आंखों में सिर्फ ड्रॉप दे रहा हूँ। तो मौर्य जी, ये दवाई मैं ले सकता हूँ क्या? मेरा बीपी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप संपदा जी ले सकते हैं। बस आपको बीपी की दवाई में गैप रखना है इसको, और आई की न्यूट्रिशन देगा। अब मैं एक बार दोबारा ग्रेवाल जी का जो पॉइंट था उसको मैं बताना चाहूंगा। हाँ इसको आप प्लीज। दवाई मत भूलिए, ये दवाई नहीं है। जी जी ये जी। एक न्यूट्रिशन है जो आपकी आईज को बेटर करेगा, जो हमारे हर बॉडी को। मैं थोड़ा 1 मिनट और लूंगा ग्रेवाल जी। हाँ प्लीज प्लीज। इसमें हमें कुछ भी, हर बॉडी को न्यूट्रिशन स्पेसिफिक चाहिए होता है। मेरे लिवर को कहीं ना कहीं सिलीमरीन, लाइकोपीन, ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। मेरी आईज को विटामिन ए, विटामिन ई चाहिए होता है। मेरे बोन्स को कहीं ना कहीं कैल्शियम चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है। मेरे बालों को कहीं ना कहीं बायोटिन चाहिए होता है। हर बॉडी का जो पार्ट है उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। स्किन को कहीं ना कहीं कोलेजन चाहिए, विटामिन सी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हर बॉडी की एक रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो ऐसे ही जो ये चीजें हैं, ये आइस की रिक्वायरमेंट है। और कहीं ना कहीं जब मेरी बॉडी में इन चीजों की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है, तभी आइस में दिक्कत आएगी। हमारी बॉडी में अगर कुछ भी दिक्कत है, ये एक मैं जनरल चीज बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत है, वो किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी से है। मेरी बॉडी में अगर किसी भी विटामिन, मिनरल, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की डेफिशिएंसी नहीं है ना, सब भरपूर है, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी। किसी भी डॉक्टर से आप चेक करा सकते हैं। कोई ना कोई चीज की कमी हुई है तभी वो दिक्कत आई है लोगों को। अभी हम आगे प्रोडक्ट्स करेंगे, टफ बोन, ग्लो स्किन, अजाइल बॉडी। जो भी बॉडी में हमारी दिक्कत आती है वो डेफिशिएंसी की वजह से ही आती है। तो ये आपकी जो आंखों में इंपॉर्टेंट सॉरी आंखों में जो इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनकी कमी आई है, इसीलिए आंखें डैमेज हुई हैं, चश्मा लगा है कुछ, मेरी आईसाइट वीक हुई है, ब्लरी विजन है, धब्बे आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं इसी आई है कि मेरे को जो न्यूट्रिशन आइस को जो पूरा नहीं मिल पाया। नहीं मौर्य जी, वो बात है, मेरे को एक एक्सीडेंट हुआ था, उसी के वजह से मौर्य जी वो डाइनो आंखों का प्रॉब्लम हो गया। जी। तो इसलिए ऐसा हुआ है, नहीं, इसलिए वैसे भी लेजर ये करना आपका पड़ा। पॉइंट ठीक है, कोई स्पेसिफिक आउटसाइड इंसिडेंट हो, पर अगर जनरली एज के साथ चश्मा लग रहा है, वो जी जी। इसीलिए है क्योंकि आईज डिजेनरेट हो गई, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, इसलिए चश्मा लगा। कि इतनी आंखों में कमजोर आ गई, आंखें इतनी कमजोर हो गई कि जो
लेंस है आइस का, वो खुद से नहीं चल पा रहा, मेरे को बाहर से लेंस लगाना पड़ रहा है। इसको जी समझिए आप जी कि जी न्यूट्रिशन, मेरी आइस का जो खाना जो आइस को चाहिए, जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा, तभी जी वो जी इतनी कमजोर हो गई कि मेरे को बाहर से लेंस पहनना पड़ रहा है। हमारी, जी मैंने आपको ऐसे बताया लेंस होता है, जी फिर हम बाहर से लेंस क्यों पहन रहे, क्यों लेंस काम नहीं कर पा रहा? जी 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 क्योंकि जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो उसको नहीं मिला। और ये सालों का न्यूट्रिशन, एक दिन मैंने नहीं मिला उससे नहीं होता, जी सालों मेरी आईज उस न्यूट्रिशन की डिप्राइव्ड रही, जी इसलिए वो आईज उस स्टेज पे आई कि उतनी कमजोर हो गई कि उसको बाहर से जरूरत है, कुछ दवाइयों की, चश्मों की, लेंस की, उसकी जरूरत पड़ी। और चलो दिन में कितने बार खाना पड़ेगा एक बार, सर? इसकी एक डोज बार? है एक बार, एक बार से ज्यादा नहीं करना, और दो गोली खान कभी नहीं खानी, एक ही कैप्सूल खानी है। और खाने से पहले या खाने बाद से बाद? बाद आप ट्रेनिंग खाने सुन खाने नहीं के रहे थे बाद। संपदा जी, खाने के बाद। जी जी ठीक है ठीक है। ओके, बुआगिरी मैम, बोलिए मैम, जय माँ गुरु जी। बोलिए प्लीज। गुरु जी, बीपी शुगर है, तो शुगर के बारे में वो आंख में थोड़ा अंधेरा आ सकता है, हाँ तो जी, अंधेरे आने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कुछ मत खाओ गोली, तो ये खाने से चलेगा गुरु जी? बिल्कुल चलेगा, गैप रखिए। और अंधेरा आ रहा है तो पहले शुगर कंट्रोल करवाइए, शुगर कंट्रोल होगी तभी वो बेटर होगा। और इसको गैप रखिए, अगर शुगर की दवाई खा रहे हैं तो 2-4 घंटे का उसमें गैप होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। जय माँ गुरु जी। नेक्स्ट, ओटी हाल मैम, सिद्धलिंगम। जय हो माँ गुरु जी। हाँ बोलिए मैम। जय हो माँ गुरु जी। गुरु जी, ये हार्ट ऑपरेशन बाईपास सर्जरी हो गया गुरु जी, मेरे पति को भी वो लिया तो चलेगा गुरु जी? मैम अगर वो अभी कुछ दवाई खा रहे हैं, ब्लड थिनर खा रहे हैं, बाईपास के बाद जनरली ब्लड थिनर दिए जाते हैं, वारफेरिन करके दवाई दी जाती है, अगर वो उनकी दवाई चल रही है तो प्लीज एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दवाइयाँ सारी बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई दवाई नहीं ले रहे, तो रेगुलर डाइट में ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। चलो बहुत बढ़िया। स्नेहाल आर भोसले जी, हाँ अनम्यूट करो। जय माँ गुरु जी। जी मेरा बोलिए। सवाल ये था कि एक मेरी फ्रेंड है, उसकी लड़की है 23 साल की, तो उनकी रेटिना की रोशनी चली गई है, मैंने जाने की पूरी संभावना है, डॉक्टरों ने कहा है कि रोशनी चली जाएगी, इनको बाद में दिखेगा नहीं, तो उसके लिए अपन रिकमेंड कर सकते हैं इस? मैम फॉल्स क्लेम मत कीजिएगा, उनको ऐसे मत बोलिएगा वो ठीक हो जाएंगे, हेल्प करेगा। देखिए डॉक्टर्स पे अगर वो ऑलरेडी जा रही हैं और डॉक्टर्स ऑलरेडी उनको एग्जामिन कर रहे हैं, तो हो सकता है, मेरी मतलब जितना मेरे को नॉलेज है, डॉक्टर ऑलरेडी उनको ये मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं उनके प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे होंगे, वो ये प्रिस्क्रिप्शन ले रही होंगी, यस। तो आप और रिकमेंड करें, हो सकता है एक डबल डोज था हो। तो जो यस। ऑलरेडी आंखों के लिए डॉक्टर पे जा रहा है, वो एक बार डॉक्टर जरूर कंसल्ट करे पहले, क्योंकि हो सकता है ये प्रिस्क्रिप्शन में उनके हो, जिसमें यस। होगा ये मॉलिक्यूल डॉक्टर ऑलरेडी ड्रग के फॉर्म में, हाई पोटेंट डोज, जैसे मैंने आपको बताया लूटिन 15 mg है, 150 mg की डोज ड्रग में मानी जाती है, वो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, तो हो सकता है वो 5 दिन की 10 दिन की डोज खा रही हो, तो ओवरडोज ना हो, उसका ध्यान रखना है। नहीं, और एक और था जी, कि है ना, जो डायबिटीज के पेशेंट है जिनकी हाँ जी, रोशनी चली गई है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं, चली गई के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, जी थैंक यू सो जी। मच।